नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश में 14वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो जाएगी। इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जून है। नामांकन वापस लेने की तारीख 1 जुलाई है और अगर ज़रूरी हुआ तो राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 17 जुलाई को होगा। बीजेपी ने इस सिलसिले में सभी दलों से बात करने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में 3 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली को शामिल किया गया है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनावों पर चर्चा के लिए गत 26 मई को 17 विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कयासों का बाजार गर्म होता जा रहा है। पहले खबर आई थी कि बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत या झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद पार्टी अपने सहयोगी श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी की एक अन्य सहयोगी शिवसेना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति पद के लिए सही उम्मीदवार बताया है। इस बीच आम सहमति का उम्मीदवार तय करने के लिए विपक्ष द्वारा गठित 10 सदस्यीय टीम की पहली बैठक बुधवार को दिल्ली में हो रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे सत्तारूढ़ गठबंधन की पहल का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन विपक्ष के खेमे में कुछ नामों की भी अटकलें चल रही हैं, जिनमें महात्मा गांधी के पौत्र और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार जैसे नामों पर विचार हो रहा है। देश देशांतर में आज चर्चा राष्ट्रपति चुनाव पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडेक्कन, बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा, जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा, सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर और वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता। आप सभी का स्वागत है। मैं सुदेश वर्मा साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है। राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने को है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आपकी रणनीति क्या है और आपकी पार्टी किसे उम्मीद करेगी इस चुनाव में। देखिए, आपने खुद ही बताया कि हमारे अध्यक्ष जी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी के लोग जो हैं सभी पार्टियों से बात करेंगे, सभी पार्टियों का मतलब सभी पार्टी से, और कोशिश करेंगे कंसेंसस इमर्ज करे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही सम्मानजनक चुनाव है। इस पद पर जो भी बैठता है वो इसकी गरिमा को हमेशा कायम रखा है, तो निश्चित ही इतना तो मान के चलिए कि जो भी होगा वो व्यक्ति इस पद के लायक जरूर होगा। और देखते हैं कैसे कैसे बढ़ते हैं। अभी वक्त तो विपक्षी दलों के साथ मशवरे का सिलसिला कब शुरू होगा? कि एक कंसेंसस इमर्ज कर जाएगा। नहीं, सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है। हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको बात करना है, वो बात करेंगे बाकी पार्टियों से। अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हो पाई है? नहीं, मुलाकात होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुलाकात आज ही हो या कल हो, इनके ऊपर है। ये मुलाकात करेंगे, बात भी कर सकते हैं, मुलाकात जरूरी नहीं, बात भी हो सकती है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आम सहमति बनाना चाहती है। टॉम वडेक्कन साहब, आपको क्या लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई फिलर, कोई संकेत, कोई संदेश आपको मिला है कि आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है? कुर्बान अली जी, ये साफ है कि अभी इन्होंने कमेटी बनाया है और ये लोग व्यस्त थे कि कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे थे उनको सीन से हटाकर, ताकि वो कंपटीशन में ना रहें। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते ही मैं किसके बारे में विशेषण कर रहा हूं। अभी उसके बाद एक कमेटी बनाया गया, उसमें भी एक प्रेसिडेंशियल एस्पायरेंट था, तो वो भी रेस से हटाया गया। अब जो भी है, इनका जो भी कैंडिडेट है टेबल पर लाए और हम ये समझने चाहते हैं कि देखिए, यूपीए का एक पोजीशन है, नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस, ये मैसेज एक इमर्ज किया है। लेकिन अगर ये लोग जो कैंडिडेट लाते हैं टेबल पर लाइए, ऐसा क्या छुपाने वाली बात है? आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इश्यू है, जनता जनार्दन जानने चाहते हैं इनका कैंडिडेट कौन है, और वो अगर टेबल पर लाएं तो एक कंसेंसस इमर्ज हो सकता है। अगर ये क्वालिफिकेशंस और हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, मैं समझता हूं यूपीए एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों
अभी तक ये बहुत लैकेडिजल अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अभी देखिए उनको अरुणाचल प्रदेश जाना था, वो कैंसिल हो गया। एक मीटिंग सेटअप हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, वो भी कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन किया गया। तो इन हालातों में हम समझते हैं कि देखिए तमिलनाडु में भी प्रॉब्लम्स हैं, ये अपना मेजॉरिटी वहां काउंट कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जब इनका इतना बड़ा आप रहे समस्या टॉम साहब, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। देखिए आगे क्या करते हैं। जी, पवन वर्मा साहब, आपके नेता नीतीश कुमार ने जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उनके नाम का सुझाव दिया था, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। अब बुधवार को ये बैठक हो रही है विपक्षी दलों की, जिसमें उनके 10 नुमाइंदे 17 दलों के मिल रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए? देखिए, नीतीश जी ने तो बहुत साफ कहा था कि अगर संभव हो देश में सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, तो सबसे अच्छा होगा कि आम सहमति से सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच में बातचीत से किसी एक व्यक्ति पर सबका चयन हो। अगर ये मुमकिन नहीं हो रहा है तो विपक्ष को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि अगर प्रणब बाबू को फिर से राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जाए तो क्या आप समर्थन देंगे, और उन्होंने बेहिचक कहा कि बिल्कुल, वो एक जिसको कहिए कॉपी बुक राष्ट्रपति रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इस वक्त स्थिति ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी जिसको ये जो राय मशवरा और आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसने अब तक तो कोई पहल इस पे की नहीं है। एक कमेटी का गठन जरूर हुआ है, पर किसका नाम है और उस पर आम सहमति कैसे बने और कैसे कब पहल होगा, ये विपक्ष तो जानता नहीं है अभी। दूसरी ओर विपक्ष भी कोशिश कर रहा है मीटिंग्स के जरिए, राय मशवरा के जरिए, कि उनकी तरफ से कौन इसके लिए नुमाइंदा हो सकता है। ठीक, तो अभी पोजीशन जिसको कहा जाए फ्लूइड है, और देखिए आगे कहाँ बातचीत है, कहाँ क्या मोड़ लेती है ये अमरजीत कौर साहिबा, वामपंथी दलों में इस चुनाव को लेकर के कोई चर्चा हुई है और आपकी तरफ से कोई सुझाव या कोई नाम है? देखिए, पहली बात तो मैं वही दोहराना चाहूँगी कि बेहतर यही रहता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक आम सहमति देश में बने। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के हिसाब से सरकारें चलें। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करने का काम राष्ट्रपति के पास होता है। कौन से राष्ट्रपति कितना उस पर खरे उतरे, कितना नहीं उतरे, वो आज बहस का इशू नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की कैपेसिटी रखते हों, उसकी समझ रखते हों, सारी चीज़ों से बहुत सी संकीर्णताओं से ऊपर हों, और वो ब्लाइंडली बायस्ड उनका किसी भी तरफ नहीं हो, ऐसे राष्ट्रपति होने चाहिए और कंसेंसस बननी चाहिए। पर सूरत हाल ये है कि आज 13 जून है और अभी आपने कमेंट्री में कहा कि 28 जून को नॉमिनेशंस होने और 1 जुलाई को विड्रॉल है, और कमेटी सरकार ने आज बनाई है। वो कब डिस्कशन करेंगे, कंसेंसस बनाएंगे, इसका मतलब है कि वो सीरियस इस बात के लिए है ही नहीं कि वो कंसेंसस बनाना चाहते थे। यही कारण था कि अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई, जब सिर्फ नाम फ्लोट हो रहे हैं और सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। तो आप इंतजार कर रही हैं सिर्फ नाम का, अपनी तरफ से कोई नाम नहीं है आपके पास? हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर चर्चा में कई नाम आए, कई नाम प्रपोजल्स दे रहे हैं, पब्लिक से भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उस दिन नामों का चर्चा नहीं हुआ। वहाँ भी कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के पास कई तरीके के नाम आएंगे ही, उसमें चर्चा किया जाएगा, और वो उस सूरत हाल में है कि अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट नहीं उभरता तो फिर हम कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने कही कि हम लोग तय इस बात से करेंगे, पूरा विपक्ष जो इकट्ठा हुए, कि हमें यकीन हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आज स्पिरिट है हमारे, उस स्पिरिट को डिफेंड करने की पर्सनालिटी होनी चाहिए। स्मिता गुप्ता, पत्रकारों और आप जैसे राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए काफ़ी इस वक्त मुश्किल काम आ गया है, क्योंकि नाम अभी तक कोई इमर्ज होकर के आ नहीं रहा है और कयास आराइयों का दौर चल रहा है।
क्या लग रहा है आपको कि इस बार इस 14वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या होने वाला है? देखिए, एक तो जैसे सबने कहा है कि सबसे अच्छा होगा कि आम सहमति से हो, मगर दूसरे तरफ जो नंबर्स की बात है उसमें जो बीजेपी और जो पार्टीज़ एनडीए के अंदर हैं वो कुछ ऐसा 20,000 वोट्स शॉर्ट हैं। तो अब उनका जो सरकार की जो कोशिश है, ये जो कमेटी बनी है जी। और बीजेपी की कोशिश है कि जो पार्टीज़ अभी तक न्यूट्रल हैं उन पे वो फोकस कर रहे हैं। जैसे कल वेंकैया नायडू, उनका पहला मीटिंग हुआ नवीन पटनायक जी से, बीजू जनता दल, क्योंकि बीजू जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अभी तक न विपक्ष के साथ है न बीजेपी के साथ है जी। इसलिए जब उनकी मीटिंग हुई तब लोगों का यही अनुमान लगा, स्पेकुलेशन ये है कि ये जो नाम चल रहा था झारखंड गवर्नर की द्रौपदी मुर्मू की, वो उड़ीसा की आदिवासी है। तो लोग सोच रहे हैं कि यदि कोई उड़ीसा से नाम आए तो फिर शायद नवीन पटनायक और बीजू जनता दल को उनको समर्थन देना पड़े। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, मगर आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल का नाम आया था तब शिवसेना ने, वो महाराष्ट्र से थी, तो वो उनको समर्थन दिया था। तो उस तरीके से अब अभी तक तो जो सरकार की जो कमेटी बनी है उन्होंने तो कोई ऐसा नाम पब्लिकली नहीं दिया है, विपक्ष के नेताओं को भी नहीं दिया है। अब कल 4 बजे विपक्ष का जो कमेटी गठन हुआ है वो बैठेगी। ठीक है। तो सुदेश वर्मा साहब, कहा यह जा रहा है कि वक्त बहुत कम रह गया है और आपकी तरफ से नाम कोई आ नहीं रहा है, और बीजेपी की तरफ से जो कमेटी बनी है जिसका ऐलान कल हुआ था उसने अभी शायद काम शुरू नहीं किया है, जो एक आम सहमति बनाने का प्रोसेस है। तो आपने ये कोई सोची समझी रणनीति है कि आखिरी वक्त में जाकर के ये सब सारी चीज़ें करेंगे, या कुछ इसके पीछे और है? कुर्बान जी, स्मिता जी ने बताया आपको कि वेंकैया जी मिले थे, इसका मतलब है काम शुरू हो चुका है। और ये ज़रूर है कि काम को पब्लिक में बता के करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो लोगों से बात करेंगे, उनके व्यूज़ को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन टॉम वडक्कन जी ने जो बात बोला उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन है मुझे। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस का कैंडिडेट हो। आप ऐसा कोई पैरामीटर नहीं सेट कर सकते। बीजेपी को जनता ने भारी बहुमत से जिताया है, सत्ता में लाया है। 30 साल के बाद इतना भारी बहुमत किसी को मिला है, और इस तरह की आप बात करते हैं तो आप उस मैंडेट पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं, जो कि सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इस तरह के डिविसिव एटीट्यूड से बाहर आना चाहिए। आप देखिए कौन कैंडिडेट आता है, उसके बाद अगर आप रिएक्ट करें तो ज़्यादा मैच्योर्ड पॉलिसी होगा कांग्रेस का, कि पहले से ही आप पैरामीटर सेट कर दीजिए, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है टॉम वडक्कन साहब, बात मुनासिब लग रही है सुदेश साहब की कि जब तक कोई उम्मीदवार नहीं आया है आप ये शर्तें क्यों लागू कर रहे हैं? हम कोई शर्त नहीं लागू कर रहे हैं, हम इतने ही कह रहे हैं कि देखिए कुछ इश्यूज रेज हुआ है यूपीए मेंबर्स की मीटिंग में, और हम ये चाहते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल जैसे पहले प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग ना अपॉलिटिकल लोग हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों को लाएं। और एक सजेशन है, अभी ये लोग मानते हैं, सजेशन है, अगर ये लोग मानते हैं तो एक कंसेंसस इमर्ज होने में आसानी है। क्योंकि अभी इन हालातों में मैं समझता हूं कि अभी जैसे शिवसेना ने कहा है आरएसएस चीफ, देखिए अब आप बता दीजिएगा कि आप उनको लाने चाहते हैं, आरएसएस चीफ को आप प्रेसिडेंट बनाने चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि हर आदमी सोच सकता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना आइडियोलॉजी को मेजर कर सकता है कि क्या हालात है। अभी यहाँ हम गांधी जी का रिलेटिव की बात किया, अब वो गांधी जी के बारे में क्या ओपिनियन है अमित शाह जी का, तो ये सब हम पब्लिक में है। तो हमें ये है कि एक नाम आ जाता है और समय हो गया है कि कुछ नाम लाएं और उस पर एक पब्लिक डिबेट हो। इस पर कोई स्टेट सीक्रेट तो है नहीं, वोट होना है, कैंडिडेट सामने आएगा, तो इसमें क्या स्टेट सीक्रेसी इन्वॉल्व है? क्या आप उसमें कुछ हाइड एंड सीक है, क्या है? पब्लिक डोमेन में हर चीज आना है।
तो मैं स्वदेश जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपना कैंडिडेट का नाम बता दीजिएगा, 1 1 2 3, सो एटलीस्ट देयर इज अ कंसेंसस दैट कैन इमर्ज। यही हमारा रिक्वेस्ट है। ठीक है पवन वर्मा साहब, बात ये भी हो रही है कि अगर प्रकाश सिंह बादल जैसा नाम आता है तो क्या रुख होगा विपक्षी दलों का उसके बारे में? देखिए, ये तो समय पूर्व वार्ता हो जाएगी, क्योंकि जब तक सत्तारूढ़ पार्टी किसी नाम को आगे नहीं करती, मैं दोहराना चाहता हूं कि जो भी नाम हो, अगर आम सहमति बननी है तो उस कैंडिडेट की गुणवत्ता का तो सवाल उठेगा ही। क्या वो संविधान का संरक्षण कर सकते हैं? क्या वो संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर इस सर्वोच्च पद की गरिमा को कायम रख सकते हैं कि नहीं? इस बेसिस, इसी आधार पर एक आम सहमति बन सकती है। तो पहले तो कोशिश ये जरूर मैं समझता हूं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोशिश ये करे कि आम सहमति बने। ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं हुआ है, पर ये कोशिश जब होगी हम देखेंगे कि उन्होंने किसका प्रस्ताव रखा है, तब उस पर बात आगे चलेगी। साथ ही मैं समझता हूं विपक्ष को भी राय मशवरा करना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आम सहमति नहीं बने तो विपक्ष की तरफ से किसको खड़ा किया जा सके। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष, उसमें भी अलग अलग चयन हो सकते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी पिछली बार एनडीए में शामिल थे, पर उन्होंने एनडीए से अलग होकर के सांगमा साहब को नहीं, प्रणब मुखर्जी को अपना समर्थन दिया था। उसी तरह से शिवसेना का भी अभी उदाहरण दिया गया। तो ये तो चीजें होंगी जब एक दफे किसी व्यक्ति या कोई कैंडिडेट का नाम आए और उस पर बातचीत चले। ठीक, कॉमरेड अमरजीत कौर, 2-3 और नाम लिए जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल जस्टिस सदाशिवम चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी नाम आ रहा है। पूर्व स्पीकर हैं मीरा कुमार, उनका नाम लिया जा रहा है, और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम तो है ही। इस तरह के नामों के बारे में जो अपॉलिटिकल जिनको कहा जाता है, अराजनीतिक, लेफ्ट पार्टीज किस तरह से लेती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि नॉन पॉलिटिकल कोई नहीं होता, गैर राजनीतिक कोई नहीं होता। जो इतनी पदवियों में रह चुके हैं वो राजनीति ही करते आए हैं। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ ये है कि प्रेसिडेंट का चुनाव है और प्रेसिडेंट इज़ नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उसको संविधान की रक्षा करने का वो एक जिम्मेदारी संभालना होती है। तो उसी हिसाब से ही फिर आगे गवर्नर्स बना रखे हैं। तो प्रेसिडेंट की बहुत गरिमा चाहिए। उसके अंदर जहाँ भी विपक्ष को ये दिखेगा कि इसमें सत्ता का कोई पॉलिटिकल मोटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। हम नहीं कहना चाहते कि बीजेपी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट बैकग्राउंड या इस पार्टी का या उस पार्टी का बैकग्राउंड, पॉलिटिकल तो हर कोई होता है। हम सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जिसके ऊपर भी शक शुबा होगा कि ये संविधान के हिसाब से नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ द वे जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने नाम लिया ना जिनका केरला से, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके किनको प्रोटेक्ट किया, वो भूले नहीं हैं हम लोग। तो इसलिए जब अगर नाम आएगा तो तब देखी जाएगी। और गोपाल कृष्ण गांधी के बारे में आप जरूर कह सकते हो कि वो तो सक्रिय तौर पे राजनीति के अंदर उस ढंग से एक्टिव नहीं रहे, लेकिन लर्नेड पर्सन है। आई डोंट नो, मीरा कुमार तो राजनीति में ही रही हैं लेकिन लोकसभा स्पीकर रही हैं, महिला है। तो अगर सत्ता की तरफ से कोई नाम ऐसा आएगा, कंसेंसस बनेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर विपक्ष में जो नाम घूम रहे हैं कुछ और आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि किसको खड़ा करना है। चुनाव होते आए हैं पहले भी, और सिर्फ इतना नहीं है जो उदाहरण अभी पवन जी दे रहे थे, ये भी है कि ये भी हुआ हमारे देश में कि इवन जिन्होंने अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया, बाद में ये कहा अपनी कॉन्शियस से वोट दो, विद इन देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिया था। वो इतिहास का हिस्सा है। तो इसलिए ये होता आया है कि सत्ता के साथ जो लोग हैं उनमें से भी कुछ ना वोट दें और जो विपक्ष में हैं उनमें से भी कुछ उधर जीत लिए जाएं। तो ये देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं है।
इन्होंने देर ही इसलिए की है, और ये जो ये आप कह चुकी हैं। ये जो लग रहा है कि आखिर तक वो खींचना चाहते हैं, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि अपोजिशन कोई ठीक। चर्चा ढंग से ना स्मिता कर गुप्ता, पाए। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की राजनीति हो रही है इस चुनाव को लेकर के, और क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, यदि हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष के लिए इसमें दो चीज़ है। एक तो है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये एक मुद्दा है जिस पे ये सब 17 पार्टीज़, ये कुछ छोटी बात नहीं है, 17 पार्टीज़ एक साथ आ गए हैं। और इनमें ऐसे भी पार्टीज़ हैं जैसे समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ हो गए, वामपंथी और तृणमूल एक साथ आ गए हैं। तो एक तो है ये चुनाव, और यदि ये जो ऑपोजिशन यूनिटी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वो फेल हो या सक्सीड करे इस बार, पर ये एक शुरुआत है 2019 के लिए। तो इसलिए भी जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए भी ये चुनाव बहुत अहम है। लेकिन साथ ही ये भी मानना होगा कि जो सत्ताधारी दल है वो संख्या बल के आधार पर ज़्यादा है। 25,000 से ज़्यादा की उसकी वोट है आज की तारीख में। और जो कुछ और दल मिलते हैं, जैसे आपने बीजू जनता दल का जिक्र किया या आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जी, तो वो फिर उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और मेरे ख्याल में सत्ताधारी पार्टी चाहेगी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उनका अपना हो। नहीं, वो तो चाहेंगे, जो भी सत्ता में है वो चाहेंगे कि अपना उम्मीदवार हो। मगर जैसे आपने देखा होगा कि जो तीन जो यहाँ नुमाइंदे हैं विपक्ष के, तीनों ने एक चीज़ बार बार कहा, हम ऐसे शख्स को चाहते हैं उस पद में जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करेंगे। अब इसका विश्लेषण मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, मगर यही सबसे अहम मुद्दा है मुझे जो लगा इनकी बातों से। तो इसलिए जैसे कांग्रेस के जो टॉम वाडकन ने कुछ कह दिया, उससे बीजेपी वाले थोड़ा बुरा मान गए, मगर वो भी कुछ संकेत दे रहे थे इसी चीज़ का। ठीक है। तो सुदेश वर्मा साहब, कब तक उम्मीद की जाए कि आपकी पार्टी एक सहमति बनाने के जो प्रयास हैं उनमें तेज़ी लाएगी और देश को पता चलेगा कि आपकी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है? देखिए, हमें कोई शंका नहीं है कि हम अपना राष्ट्रपति नहीं बना सकते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि पद की गरिमा तभी रहती है जब एक कंसेंसस इवॉल्व हो जाए, और इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया है। कोई अपोजिशन से टकराव का मामला नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से टॉम वाडकन साहब का, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले वो कांग्रेस के बहुत सम्मानित नेता थे। तो ये सब आप नहीं बोल सकते। जिस पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला है, मैंडेट मिला है, निश्चित ही हम लोगों के मैंडेट का इज्जत करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने ही, एनडीए ने ही प्रेसिडेंट बनाया था। आपको याद होगा, वो हमारे कैंडिडेट थे, हमने नॉमिनेट किया था। तो आप मान के चलिए कि हमारा कैंडिडेट जो भी होगा वो निश्चित ही उसी भावना से बनेगा। इसलिए इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। लेकिन आप जब कंडीशंस रख देते हैं, कुछ भी इस तरह की बात करते हैं, तो आप कंसेंसस के विपरीत जा रहे हैं। ये कंसेंसस का लैंग्वेज नहीं है, कन्फ्रंटेशन का लैंग्वेज। चलिए, ठीक, बस इतना ही बोल रहा हूँ कुर्बान अली साहब जी। टॉम वाडकन और साहब, सही बहुत वक्त पर संक्षेप में निश्चित ही नाम आ जाएगा जी। आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, मेरा इशारा एक इजी मेथडोलॉजी था कंसेंसस की तरफ। अगर उनको पसंद नहीं आया, अपना कैंडिडेट का नाम ले। यहाँ एक बात उठा कि हर प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी से ही आता है। कलाम जी के विषय में एक ब्यूरोक्रेट था, एक साइंटिस्ट था। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ मोदी जी के पास भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ब्यूरोक्रेसी के होंगे, लीगल प्रोफेशन से होंगे, जो भी है, जो भी सरप्राइज कैंडिडेट है, असेसमेंट के लिए टाइम दीजिएगा। क्योंकि कंसेंसस इमर्ज करने में 17 पार्टी है, उनको सबको अपना आइडियोलॉजी मैच करना होगा, अपना एक ओपिनियन करना होगा। इतना शॉर्ट पीरियड में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पवन वर्मा साहब, मेरा इशारा इतना ही था, आपकी आखिरी टिप्पणी। इशारा इतना ही बहुत था संक्षेप में कि अगर कुछ। देखिए, मैं संक्षिप्त में कहता हूं, संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूं कि सत्ताधारी पार्टी को स्वतंत्र है कि एक कमेटी का गठन उसने किया है।
अब उस कमेटी के गठन के बाद जितना जल्दी वो किसी नाम पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश करें, हम उसका स्वागत करेंगे। ये मेरा मानना है। जो विपक्ष में अब राय मशवरा और सलाह चल रही है, उसमें और कुछ हो ना हो, एक उपलब्धि तो जरूर है कि शायद विपक्षीय एकता की तरफ ये एक अहम कदम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आम राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बन जाए। वक्त की कमी है, माफ़ी के साथ पवन वर्मा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुदेश वर्मा साहब, टॉम वरक्कन, स्मिता गुप्ता और अमरजीत कौर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव में एक आम सहमति बनेगी और चुनाव की प्रक्रिया से बचा जा सकेगा और एक ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठेगा जो संविधान की गरिमा और उसके तमाम प्रावधानों को ठीक ढंग से लागू कर सके, उसका गार्जियन बन सके। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।